मित्रों नमस्कार। एक बार फिर वर्ण विचार भाग 7 में आपका स्वागत है। मित्रों, कल हमने स्वर के विभिन्न प्रकारों पर बात की थी। आज हम व्यंजन के विविध प्रकारों पर बात करेंगे। जिस प्रकार उच्चारण को लेकर के, जीभ के प्रयत्नों को लेकर के, दूसरे जो वाक इंद्रिय हैं उनके प्रयत्न को लेकर के स्वरों के कई रूप बनते हैं, स्वरों के कई प्रकार निर्धारण किए जाते हैं, उसी प्रकार व्यंजनों के भी कई प्रकार निर्धारित किए जाते हैं। हमने देखा था कि जो स्वर 11 होते हैं और 2 अयोगवाह होते हैं, इसके अलावा कौन सी ध्वनियाँ होती है उसका हमने प्रसंगवश जिक्र किया था, परंतु विधिवत रूप से हम इसका जिक्र पहली बार कर रहे हैं। तो हम वही माहेश्वर सूत्र की बात करेंगे। तो माहेश्वर सूत्र में जो स्वर है उसके पश्चात व्यंजनों का स्थान बताया गया है। उन व्यंजनों में ऐसे वर्ग बनाए गए हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। वर्ग का यह मतलब इसलिए है कि एक वर्ग, वर्ग का मतलब एक परिवार, और यहाँ परिवार से मतलब है उसका उच्चारण स्थान। मतलब ये जो एक वर्ग के जितने भी अक्षर होंगे उनका एक ही परिवार होगा, उनका एक ही वर्ग होगा, उनका एक ही उच्चारण स्थान होगा। ये ख, ग, घ, ङ मूल में ऐसे हैं। चूँकि इस प्रकार के वर्णों का उच्चारण नहीं किया जाता, इसलिए हम और इनके साथ रख रहे हैं। छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ और ण। इन तीनों से किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। जैन शास्त्रों में, प्राकृत में अणय कुमार चरित्र, इस प्रकार के कुछ ग्रंथ मिलते हैं, परंतु हिंदी में इससे कोई शब्द प्रारंभ नहीं मिलता। अणमो, हरि, अंताणाम इस प्रकार का प्रयोग तो मिलता है। हिंदी में व्यवहार में इस वर्ण से कोई शब्द प्रारंभ नहीं होता। अब आपने देखा होगा कि ये यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक ठीक है, परंतु यहाँ इनके जैसे 2 वर्ण और प्रयुक्त होते हैं। ये है ऐसे ड और ढ। तो अब पुरानी जो लिपि है, पुराना जो ध्वनि शास्त्र है, उनमें ये दोनों वर्ण नहीं मिलते। इनको उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं। इन दोनों को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं, जो हमारी हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे रामगढ़, सड़क, लड़का। तो ये कई भ्रमवश इसको क वर्ग के 5वें स्थान पर रख देते हैं, जो कि ठीक नहीं है। इसका जो ये जो है ना, वो ड का उत्क्षिप्त रूप है, और ये जो ढ है, इस ढ का उच्छित रूप है। तो इससे भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता, और इससे भी किसी शब्द का प्रारंभ नहीं होता। अब ड़ का तो स्पष्ट ध्वनि भी स्पष्ट होती है, ड में ड़ में बहुत फर्क भी नज़र आता है, परंतु जो ढ है इसमें और ढ, इसमें कोई खास फर्क नज़र नहीं आता। उच्चारण में कोई विशेष भेद नहीं है, केवल ढ और ढ ऐसे बोला जाता है। अगर आपके नीचे बिंदी नहीं लगी है तब तो आपको बोलना है ढ, और बिंदी लगी है
तो आपको बोलना है ढ ऐसे। तो अब जब भी इसका सामान्य से नियम है कि कहाँ जहाँ पर भी ये बीच में आता है, कहीं ओढ़ना, गढ़, चढ़ना, पढ़ना, तो जहाँ पर भी ये वर्ण के दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर प्रारंभ का वर्ण नहीं होना चाहिए। सब जगह आपको यही प्रयोग करना है। और ढ़ आपका स्पष्ट पहले ही हो चुका है। तो हिंदी में ये दो ध्वनियाँ और प्रयुक्त की जाती है, जिसका स्थान हम यहाँ भी रख सकते हैं। कुछ विद्वान भाषा विज्ञानी इसको यहाँ रखते हैं, ड का उत्क्षिप्त रूप और फिर ढ का उत्क्षिप्त रूप, और कई लोग इसको अलग से भी स्थान देते हैं। जो हिंदी निदेशालय की जो पुस्तक है, जिसमें मानकीकरण दिया गया है वर्णमाला का, उसमें इन दोनों वर्णों को अलग स्थान दिया गया है और इसका नाम दिया गया है उत्क्षिप्त वर्ण। अब 5 इसका वर्ग हो गया, 5 इसका वर्ग हो गया और 5 इसका वर्ग हो गया। 2 ये उत्क्षिप्त वर्ण है, तो इनको हम इस वर्ग में वैसे शामिल नहीं कर सकते, क्योंकि परंपरा रूप से हमें केवल 5 ही वर्ण मिलते हैं। ये 2 हमारी हिंदी की उपज है। फिर त वर्ग है, उसमें थ, ये द, ये ध, ये न। फिर प वर्ग में फ, ब, भ और म। ये इस प्रकार 25 वर्ण बनते हैं। इन वर्णों को स्पर्श वर्ण बोलते हैं। स्पर्श वर्ण क्यों बोलते हैं? क्योंकि इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ किसी न किसी अंग को छूती है। तो जहाँ 2 अंग छूते हैं, जहाँ 2 वाक्येंद्रियाँ आपस में स्पर्श करती है, उनको हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। तो ये जो 25 है और ये 2 27 है, ये सभी स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि ये 2 भी ड का और ढ का उत्क्षिप्त रूप है। तो अब हम एक विभाजन तो ये हो गया कि इनको स्पर्श कहते हैं, और दूसरा विभाजन क्या होता है कि इनके उच्चारण स्थान के अनुसार होता है। देखो इनका उच्चारण स्थान कैसे निर्धारण किया जाता है। ये 5 वर्ग आपको श्वेत पट पर दिख रहे हैं। अब जो क वर्ग है, इसका उच्चारण कंठ से होता है। च वर्ग का तालु से, ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से और प वर्ग का ओष्ठ से। अब इनका उच्चारण स्थान ये है। उच्चारण स्थान का मतलब क्या होता है? उच्चारण स्थान का मतलब ये होता है कि वहाँ से जो वहाँ की जो इंद्रिय है वो सक्रिय होती है। जैसे उच्चारण स्थान कंठ है, तो ये कंठ से बोली जाती है, या कंठ सक्रिय रहता है। तो इनको हम 2 तरीके से परिभाषित करते हैं कि मुख के जिस भाग से जिस अक्षर का उच्चारण होता है उस भाग को उसका उच्चारण स्थान बताया जाता है, या हमारी जीभ जिस भाग को छूती है उसको उच्चारण स्थान बताया जाता है। जैसे तालु को छुई, तालव्य, और ट का जब उच्चारण करते हैं तो जीभ हमारे सबसे मुंह में जो ऊंचा स्थान है जिसको मूर्धा कहते हैं, वहाँ छूती है, ठो, ठो, डो, ढो, ण। तो इनको हम कहते हैं उच्चारण स्थान। तो 2 प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं उच्चारण स्थान को। एक तो मुख के जिस भाग से इसका उच्चारण होता है वो स्थान उच्चारण स्थान कहलाता है, और जीभ जिस स्थान को छूती है उसे भी उच्चारण स्थान कहते हैं। तो ये 5 है, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ है। अब इसलिए इसको कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य और ओष्ठ्य कहा जाता है। मतलब ओष्ठ से बोले जाने वाला ओष्ठ्य, दंत से बोले जाने वाला
दंत्य। तो इस प्रकार ये सारी ध्वनियाँ स्पर्श ध्वनियाँ हुई। तो एक विभाजन इसका ये हुआ। दूसरा इसका विभाजन देखिए, इसमें 5 तो वर्ग आ गए। अब अगला वर्ग कौन सा रहा? अंतस्थ वर्ण, जिनके बारे में हमने पहले खूब जिक्र किया है। जो स्वर और व्यंजन के बीच की स्थिति है, इसलिए इसको अंतस्थ कहते हैं। माहेश्वर सूत्र में ये दोनों के बीच में आते हैं, इसलिए भी इसको अंतस्थ कहते हैं। और संधि करते हैं, स्वर संधि करते हैं, उसमें भी ये चारों आते हैं, इसलिए भी इनको अंतस्थ कहते हैं। तो ये इनका विभाजन भी क्या कह सकते हैं? एक इनको अंतस्थ कह सकते हैं, एक इनका उच्चारण स्थान भी तय कर सकते हैं। जैसे हमने च का स्थान जो है वो भी इसका ये का स्थान है। जो ट का स्थान है वो र का स्थान है। जो ल का स्थान है वही इसका त का स्थान है, दंत्य। और वह जो है उसको कहते हैं, ये दांत और होठ दोनों से बोला जाता है, इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। तो ये तालव्य हुआ, ये मूर्धन्य हुआ, ये दंत्य हुआ और वह दंतोष्ठ हुआ। तो परीक्षा में ये पूछ लिया जाता है कि वह का उच्चारण स्थान कौन सा है, ल का कौन सा है, यह का कौन सा है। तो आप दूसरा जो वर्ग है उससे नीचे चले जाओ। दूसरा वर्ग होगा यह का, वो तालव्य। जो च का है वो यह का है। जो ट का है वो र का है। जो त का है वो ल का है। जो प का है वो व का है। उसमें थोड़ा दांत से भी हम उच्चारण करते हैं, इसलिए इसको प के साथ त में भी जाना पड़ेगा, दंतोष्ठ बोलते। इतना सा याद रखना आपको है। तो अगर आप 5 वर्ग याद कर लेते हैं तो फिर आप अंतस्थ वर्णों का उच्चारण स्थान भी सरल ढंग से याद रख सकते हैं। अब ये तो हुआ आपका उच्चारण स्थान के अनुसार व्यंजनों का एक वर्गीकरण। अब परीक्षा में इसके अलावा भी वर्गीकरण पूछ लिया जाता है, तो वो वर्गीकरण कौन सा होता है, वो वर्गीकरण भी हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे। ये होता है श्वास का अवरोध, कि श्वास कैसे मुख के अंदर रुकता है और कैसे बाहर जाता है, उसके आधार पर श्वास यहाँ अवरोध हो रहा है शब्द। दोबारा लिख लेते हैं। श्वास का जो अवरोध होता है, श्वास कैसे रुकता है और कैसे बाहर निकल रहा है, उसके आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण किया जाता है। जिसमें हम पहला वर्गीकरण कर सकते हैं लुंठित प्रकंपी। लुंठित माना घुमावा और प्रकंपित माना जो कंपन करने वाला। तो वह ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय जीभ गोल हो जाती है और कंपन करती है, उस ध्वनि को हम लुंठित प्रकंपित ध्वनि कहते हैं। और ये है ध्वनि र। जब र बोलते हैं तो हमारा मुंह है, मुंह की जो आकृति है वो गोल हो जाती है। दूसरी ध्वनि है, याद रख लेना, परीक्षा में ये पूछा जाता है कि लुंठित प्रकंपित ध्वनि या प्रकंपित ध्वनि, दोनों ही पूछा जा सकता है। तो दोनों में ही इसका अर्थ होगा र। इसके अलावा श्वास को रोकने के आधार पर एक और ध्वनि बनती है, वो है पार्श्विक ध्वनि। पार्श्व कहते हैं पीछे से या थोड़ा सा पास से। जो पार्श्व गायक आपने सुना होगा नाम, पीछे से जो आवाज़ देता है, जो पर्दे पर कोई दूसरा अभिनय कर रहा होता है और आवाज़ कोई पीछे से कोई दूसरा देता है। जैसे मान लो लता मंगेशकर गा रही है पीछे से तो, और पर्दे पर हमें रेखा दिखाई दे रही है। तो उस पार्श्विक ध्वनि को, एक हमारी पार्श्विक ध्वनि है जिसमें जो हमारा उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर उड़ती है और हवा हमारे दोनों
जीभ के दोनों हिस्सों से बाहर निकल जाती है। जैसे ल, ल, तो मुंह जीभ उल्टी होती है और आवाज़ दोनों ओर से बाहर निकल जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्श्विक ध्वनि। अब ये हुआ पार्श्विक, मतलब ये जो हमने बात की थी ना, अंतस्थ वर्णों के जो 2 वर्ण हैं, और र को लुंठित प्रकम्पी बोलते हैं और ल को पार्श्विक बोलते हैं। तीसरा है संघर्षी। संघर्षी का मतलब है कि जो ध्वनि हम जब उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते समय जो हमारे मुखावयव है उनमें घर्षण हो जाता है, और फिर वो घर्षण तब तक रहता है जब तक वो ध्वनि बाहर नहीं निकलती, उन्हें कहते हैं संघर्षित ध्वनि। और ये जो संघर्ष ध्वनि च, छ, ज, झ, इनको भी संघर्षित ध्वनि कहते हैं। और ये जो श, श और स और ह, ये भी संघर्षित ध्वनि है। तो इनको हम स्पर्श संघर्षी कह सकते हैं, इनके साथ स्पर्शी और लग जाएगा, और इनको केवल हम संघर्षित ध्वनि कहेंगे। संघर्षित ध्वनि के साथ साथ इनको हम ऊष्म ध्वनि भी कहें। ऊष्मा कहते हैं गर्मी को। तो इनका उच्चारण करते समय मुख से हमारे एक तरह से वो आग पैदा हो जाती है, तो इसलिए कहते हैं इसको, ये ऊष्म वर्ण भी है और संघर्षित ध्वनि भी है। तो इनको स्पर्श संघर्षी कहते हैं और इनको केवल हम ऊष्म ध्वनि कहते हैं। तो ये जो जितने भी हमने अभी प्रकार बताए हैं, ये 4 हो गए स्पर्शी, नहीं 25 हो गए स्पर्शी, 4 हो गए अंतस्थ और 4 हो गए ऊष्म वर्ण। तो ये हो गए 25, 4, 29, 29, 4 कितने हो गए 33, और 2 हो गए उच्चिप्त वर्ण। तो ये कुल मिलाकर ये हो गया 35 का आंकड़ा। तो इनके अलावा भी कोई स्वर बसते हैं क्या, नहीं व्यंजन बसते हैं क्या? अब वास्तविक रूप से तो कोई व्यंजन नहीं बसते, परंतु लिपि में कुछ व्यंजन दिखाई देते हैं, जो अभी हमने जिन व्यंजनों की बात की है उनमें वो व्यंजन अभी तक शामिल नहीं हुए हैं। जैसे क्ष, ये त्र, ये ज्ञ, इसको ज्य बोलते हैं, इसका जिक्र हमने पहले किया है, और स्र। ये चारों भी अलग से दिखाई दे रहे हैं। इनकी आकृति जो हमने 35 वर्णों की बात की है उनसे कुछ भिन्न नजर आई है, परंतु इनका जो उच्चारण है वो हमने जो 35 ध्वनियों का जिक्र किया है उन्हीं में इनका उच्चारण शामिल है। जैसे ये एक बार पुनः बता देता हूँ, क और श है, य, त और र है, ये मूल में तो ज और य हैं, और अभी इनका उच्चारण ग और ये की तरह होने लगा, ये श और र। तो इस प्रकार इनको हम शुद्ध व्यंजन नहीं कहते हैं, इन चारों को ही संयुक्त अक्षर कहते हैं। संयुक्त अक्षर मतलब ये ध्वन्यात्मक रूप से तो एक ही ध्वनि है, मतलब पूर्व में जो व्यंजन आए हैं उनका दोनों का रूप है, परंतु लिपिगत रूप से ये कुछ भिन्न नज़र आते हैं, इसलिए इन चारों को भी हम वर्णमाला में अलग से स्थान देते हैं। तो इनका भी उच्चारण स्थान तो वही हो गया, क्योंकि ये तो कोई अलग से है नहीं, तो इनके लिए हमें अलग से जिक्र करने की आवश्यकता नहीं थी। मित्रों, हमने जब स्वरों की बात की थी तो स्वरों में 2 प्रकार से हमने उनका उच्चारण सिस्टम बताया था, एक आभ्यंतर प्रयत्न, एक बाह्य प्रयत्न।
तो अभी तक व्यंजनों में भी वही प्रयत्न काम करते हैं। अभी तक जो हमने विश्लेषण किया है वो सभी जो प्रयत्न कहलाएंगे वो आभ्यंतर प्रयत्न कहलाएंगे। आभ्यंतर, आभ्यंतर माने अभि धन अंतर, अंतर माने अंदर, भीतर। किसके भीतर? मुख के भीतर। तो कंठ से लेकर के नासिका और जीभ मुंह तक, जो होठ तक जो भी उच्चारण होता है, जो भी वाक इंद्रियां हैं, उन सब का जब प्रयत्न होता है, उन सब प्रयत्न को हम आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और जो बाह्य प्रयत्न होता है वो हमने जब स्वरों की बात की थी उस समय बताया था कि जब कंठ के नीचे जो हृदय तंत्री में जो घर्षण वगैरह होता है या जब प्रश्वास अधिक बाहर निकलती है तो उसके आधार पर हम बाह्य प्रयत्न का विश्लेषण करते हैं। तो बाह्य का मतलब है वास्तविक रूप से तो और ज़्यादा भीतर, परंतु यहाँ बाह्य का मतलब है वाक इंद्रियों, मतलब कंठ और मुख से नीचे की चीज़, कंठ से नीचे की चीज़ है। जो हृदय तंत्री या उधर से ऊपर जो फेफड़ा है, वहाँ जो हवा भरी जाती है, वहाँ जो हलचल होती है, उसको हम कहते हैं बाह्य प्रयत्न। तो बाह्य प्रयत्न के आधार पर हम व्यंजनों के दो प्रकार से विश्लेषण करते हैं, एक घोषत्व के आधार पर और एक प्राणत्व के आधार पर। तो आप ये नोट कर लेना, परीक्षा में ये भी पूछ लिया जाता है कि जो घोषत्व के आधार पर जो व्यंजनों का विभाजन किया जाता है वो कौन सा प्रयत्न है, बाह्य प्रयत्न है कि आभ्यंतर प्रयत्न है। तो हमें याद रखना है वो बाह्य प्रयत्न है, क्योंकि बाह्य का मतलब ही क्या है कि वाक इंद्रियों से बाहर की चीज़। तो ये बाह्य प्रयत्न है। प्रयत्न कहते हैं उच्चारण की रीति को। मैं जो महत्वपूर्ण बातें होती है उनको बार बार इसलिए दोहराता हूँ ताकि हम जो विद्यार्थी है उस चीज़ को अच्छी तरह से समझ सकें और किसी प्रकार की कन्फ्यूजन न हो। तो उच्चारण की रीति को प्रयत्न कहते हैं। बाह्य प्रयत्न एक घोष, कल हम बात ही कर रहे थे कि जब किसी ध्वनि का उच्चारण हो जाता है उसके बाद में भी जो नाद गूंजता रहता है वो घोषवर्ण है। गत वीडियो में इसका बहुत अधिक विस्तार से जिक्र किया हुआ है। अगर आपको और विस्तार सुनना हो तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो अब घोष का मतलब हो गया बैंड, जैसे बैंड बजता है, फेफड़े से हवा भरती है तो उसको कहते हैं। तो अब एक घोष है, एक अघोष। अघोष में मतलब वो हृदय तंत्र में जो गूंज होती है वो नहीं होती। तो जो पहला और दूसरा जो व्यंजन है वर्ग का, जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, ये सारे मिलाकर एक दो हो गए ना, और वर्ग कितने हुए? 5। तो कितने हुए? ये 10 है जो ये अघोष है। और 3 ऊष्म वर्ण श, श और स, ये कितने हुए? 3। तो ये 13 जो है ये है सारे अघोष, जिनमें हित तंत्र में कोई गूंज नहीं होती। जैसे हम बोलते हैं क, तो क के कंठ से क बोल दिया जाता है, ख कंठ से बोल दिया जाता है। अब जैसे ग बोलेंगे, हमारे ग बोलने पर यहाँ पर एक हलचल होगी, तो इसलिए इनको कहते हैं घोष वर्ण। तो ये हो गया, ये 13 है अघोष। और जो भी बचे हैं तीसरा, चौथा, पांचवा और चारों अंतस्थ और ह वर्ण, ये सब कहलाएंगे घोष। ये 3, 4, 5 और सारे अंतस्थ और ह, इन सब को मिलाएंगे तो कितने बन जाएंगे? ये 3, 5, 15, 15, 4, 19, 19, 1, 20। तो इस प्रकार ये पूरा 33 का आंकड़ा व्यवस्थित हो जाता है। अब ये इसी प्रकार हम प्राणत्व के आधार पर भी व्यंजनों का वर्गीकरण करते हैं। प्राणत्व का मतलब जिससे हवा अधिक बाहर निकलती है मुख के अंदर से, वो होता है अधिक प्राण वाला, उसको कहेंगे महाप्राण।
और जिनमें कम हवा बाहर निकलती है उसे कहेंगे हम अल्प प्राण। जैसे आप बोलेंगे क, और जीभ मुख पर हथेली रख लीजिए, अब बोलो आप क। अब देखो हवा कितनी आई बाहर। अब बोलेंगे ख, तो आप देखोगे हवा कितनी आई। तो सचमुच जब ख बोलते हैं, जब छ बोलते हैं या घ बोलते हैं या झ बोलते हैं, तो हमारे जीभ पर हवा का जो छुअन है वो बहुत अधिक होता है, इसलिए इनको महाप्राण कहते हैं। तो अब महाप्राण किसे कहेंगे? जिनमें हवा अधिक बाहर निकलती है। तो ये दूसरा और चौथा वर्ग का दूसरा और चौथा ये महाप्राण होगा। जैसे ख और घ, छ और झ, ठ और ढ, ये फ और भ। तो ये कितने हुए? 2 × 5, ये भी महाप्राण कितने हो गए? 10। और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं? 4, श, श, ह, तो ये 4। तो ये महाप्राण कितने हुए? सारे मिलाकर के 14। अब जितने भी शेष कितने बचे? ये पहला और तीसरा और पांचवा, 3 वर्ण एक एक वर्ग में। तो 3 × 5 कितने हुए? ये 15। और जितने भी अंतस्थ वर्ण हैं, जितने भी य, र, ल, व, ये सारे क्या कहलाते हैं? अल्प प्राण। तो ये कितने हैं? 4। तो 15 4 19, 19 और 14 33। तो इस प्रकार ये 33 का आंकड़ा हमारा फिट बैठता है। वो 2 जो उत्क्षिप्त वर्ण हैं उनको वहीं गिनेंगे जहाँ ड और ढ को हम गिन रहे हैं। तो ये जो प्रणत्व के आधार पर और जो घोषत्व के आधार पर जो हम व्यंजनों का वर्गीकरण कहते हैं वो कहलाता है बाह्य प्रयत्न। और जो हम श्वास के अवरोध के आधार पर लुंठित, प्रकंपी, पार्श्विक, स्पर्श, ऊष्म, संघर्षी, स्पर्श संघर्षी, केवल संघर्षी, ये सब विभाजन जो कर रहे थे वो कहलाते हैं आभ्यंतर प्रयत्न। तो हमने जो व्यंजनों की जो कैटेगरी बन सकती थी उच्चारण प्रयत्न के आधार पर, उन सब का एक मोटा मोटा खाका खींचा है। आपने इस वीडियो को देखा है। आप थोड़ा सा गौर से देखेंगे क्योंकि व्याकरण थोड़ा सा दुरूह विषय है, और जब तक आप इसमें कदम ताल नहीं बनाएंगे या हम अर्थात मेरे साथ नहीं चलेंगे और एक एक वीडियो को 2-2 3-3 बार नहीं देखेंगे, तब तक विषय वस्तु की स्पष्ट समझ नहीं बन पाएगी। मेरा पुनः आग्रह है कि आप इन्हें देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया से मुझे अवगत करवाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।